हेलो बच्चों, मैं LK सिन्हा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम कक्षा 12वीं में एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, एक नया अध्याय में एक नए चीज़ों के बारे में बताएंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को इसके बारे में वीडियो भेजा हुआ है। इसमें हम आनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे, मतलब आनुवांशिक पदार्थ है क्या, और ये आनुवांशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर कैसे स्थानांतरित होती है, और इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, और इसे किस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं। आनुवांशिक रोग या आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से कैसे पीढ़ी पे जाता है। अगर लाल कलर के पुष्प का पौधे का बीज लेते तो उससे जो पुष्प आता है वो लाल कलर ही क्यों आता है, या कभी कभी कोई दूसरा कलर क्यों आ जाता है, या कभी चितकबरे रंग का क्यों आ जाता है। अर्थात कहने का अर्थ यही हुआ कि इसमें हम पीढ़ी एकांतरण के बारे में जानेंगे कि आखिर इसमें ऐसा होता क्या है कि जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में परिवर्तित हो जाए। तो आज का जो वीडियो है वो इसी पर आधारित है कि आखिर ये आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर स्थानांतरित कैसे होता है, और किस प्रकार होता है, और कैसे होता है। तो सबसे पहले हम परिचय के आधार पर अगर मैं कि इसमें जो लक्षण है तो सबसे पहले रूपांतरण किस प्रकार होता है, आनुवांशिक लक्षण। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि माता पिता और पुत्र दोनों में क्या क्या समानताएं होती हैं, और दोनों एक दूसरे से कैसे समान होते हैं। जी हाँ, जैसे देखो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, जिस तरीके से गाय है उसी तरीके से उसका बछड़ा है, और जिस तरीके से डॉगी है उसी तरीके से उसके बच्चे हैं। मतलब कि ये होता क्या है, अर्थात ऐसे लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही वंशागति कहलाता है। और ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित क्यों होती है। तो वंशागत की आनुवांशिकी का आधार है, और वंशागत की वह प्रक्रम है जिससे लक्षण जनक से संततियों में जाते हैं, मतलब उसके माता पिता से उसके पुत्र में जाते हैं, उसे हम कहते हैं वंशागति। और इस लक्षण का स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम कहते हैं वंशागति कहते हैं। अब विविधता किसे कहते हैं। विविधता जनक और संततियों के लक्षण में असमानता की अवस्था को हम क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। तो मेंडल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वंशागति के संबंध में नियम दिया, जिनका नाम था ग्रेगोर मेंडल। ठीक, इन्होंने क्या दिया था, वंशागति के संबंध में नियम दिया। इसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे लिए थे जिस पर उन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। कब, 1856 से लेकर 1863 तक इन्होंने प्रयोग किया मटर के दाने का। प्रश्न कभी कभी आता है कि मेंडल ने किसके प्रयोग किया, तो उन्होंने मटर के पौधे में प्रयोग किया था अपना। जो भी उन्हें लक्षण प्राप्त हुए, अवलोकन प्राप्त हुए, उन्हीं से प्राप्त हुए। तो उन्होंने जो लक्षण और विशेषता देखी जिसके आधार पर उन्होंने वंशागति का नियम दिया, अगर उसको देखें तो लक्षण व्यक्तिगत विशेषता जैसे तने की लंबाई, तो किसी लक्षण में अंतर समझाने योग्य विशेषक और उसके वैरायटी जैसे लंबा या बौना। भाई सिंपल सी बात है, एक पौधा लंबा है और एक पौधा बौना है, ठीक है, ये इसका लक्षण हो सकता है। और एक पौधा बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ये लक्षण जो है ये विशेषक है, ठीक, जिसके आधार पर उन्होंने क्या किया था, वंशागति के कुछ नियम दिए थे। उन्होंने मुख्यतः 3 नियम दिए थे, ठीक है, और वो 3 नियमों के अनुसार से ही वो कार्य हुआ था।
तो प्रश्न ये आता है कि मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? भाई उसमें भी कुछ लक्षण रहे होंगे, उन्होंने प्रयोग तो तैयार कर लिया, लेकिन प्रयोग में मटर के पौधे का ही क्यों तैयार किया? तो पहला, मटर में कई सारे विशेषक होते हैं। दूसरा, यह बड़ी संख्या में बीज पैदा करता है और एक मौसम में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। पुष्पों में स्वपरागण होता है और ये शुद्ध नस्ल के होते हैं। मटर के पौधों में कृत्रिम रूप से परागण कराना आसान है और इसमें उत्पादित संकर उपजाऊ थे, मतलब संकरित करके जिस प्रकार के भी बीज वो बनाते थे उसे आसानी से उपजाऊ, मतलब नए पौधे तैयार किए जा सकते थे। अब आता है एलील। एलील कहने का अर्थ होता है गुणसूत्रों में स्थित डीएनए की बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो अनुवांशिक लक्षणों को धारण कर एवं उनका पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है, उसी को जीन कहते हैं। अर्थात अनुवांशिक गुणों को डीएनए के रूप में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर स्थानांतरित करने के गुण को। तभी से पिता का गुण किस में आता है? पुत्र में। ठीक है, माता पिता के गुण पुत्र और पुत्रियों में आता है। तो इसी को कहते हैं हम वंशागत की। अर्थात जीन जो है वो डीएनए रहता है, जो डीएनए का एक खंड है, ट्रिपलेट कोडॉन जिसे कहते हैं। जैसे कि पिता के गहरे रंग के भूरे बालों का रंग या माता का पुत्री में हल्के भूरे रंग के बालों का रंग, ये भी किससे? ये भी पिता और पुत्र, माता से पुत्री को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के लक्षण भी वंशागत के में होते हैं। गुणसूत्र जो रहते हैं टोटल वो 46 होते हैं और अगर जोड़े की बात करें तो वो 23 होते हैं। गुणसूत्र की सामान्यता संरचना को देखें तो इसे जीन लोकस भी कहते हैं। जो दिखाई दे रहे होंगे आपको चित्र में, ये गुणसूत्र होते हैं। इसमें अगर देखें तो इसमें क्रोमोसोम में जीन दिखाई देता है और उसी जीन में रहता है डीएनए। क्या रहता है? डीएनए, जिसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जीन और डीएनए के ट्रिपलेट कोडॉनों को कहते हैं, जिनमें अमीनो अम्ल का क्या रहता है? कोड रहता है और उन्हीं से नए जाति बनती है। अर्थात दो गुणसूत्र आपस में अर्धसूत्री विभाजन करके मिलते हैं। तो जीन जो कि युग्मक विपर्यायशी विशेषकों के लिए कोड होते हैं उसे अलील कहते हैं। यही जो है वो जीन थोड़े अलग रूप से हैं, इसलिए जीन शब्द का किसी भी कारक के लिए किया जा सकता है, लेकिन अलील शब्द का उपयोग किसी भी अन्य एलील के संबंध में नहीं किया जा सकता। और अगर हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर दो प्रकार के एच दिखाई दे रहे हैं, एक कैपिटल में है और एक किस में? स्मॉल में है। तो ये एच जो है वो प्रभावी है और स्मॉल एच जो है वो अप्रभावी है। ले लें, ठीक है, दोनों युग्मक हैं यहाँ पर, एक प्रभावी है और दूसरा क्या है? अप्रभावी है। अब दोनों के मध्य अगर हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, कैपिटल एच और संकरित एल के प्रति, तो हमें कैसे प्राप्त होगा? देखिए, दो कैपिटल एच लिए हमने, ठीक है, एक गहरे भूरे रंग वाले बालों का रंग है, ठीक है, जो कैपिटल एच वाला है उसका कैसा है? उसका बाल गहरे भूरे रंग बालों का है। लेकिन अगर स्मॉल एच लेते हैं तो उनके बालों का भूरा कैसा होगा रंग? उनके हल्के बालों का भूरा रंग है। ठीक, अब देखिए ये दोनों में अलग पता चल गया आप लोगों को। अब क्या करते हैं? दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, मतलब आपस में संकरित कराते हैं, क्रॉस करवाते हैं। तो अगर मैं क्रॉस कराता हूँ तो मुझे तो कोई नया लक्षण प्राप्त होना चाहिए। तो कौन सा लक्षण प्राप्त होगा? यही मेंडल का नियम है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ और होती है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप कहने का अर्थ होता है एक या एक से अधिक लक्षणों के संबंध में किसी व्यक्ति के आनुवांशिक पूरक का प्रतिनिधित्व करता है, उसे जीनोटाइप कहते हैं। जैसे एच एच या एच एच या एच एच।
फिनोटाइप जिसमें अवलोकनीय आकार होगा, या तो लंबा होगा या तो बौना होगा। इसमें आकार को देखते हैं, लेकिन उसमें जीन को देखते हैं कि एक प्रकार के जीन कैसे हैं। अब मेंडल के अपूर्ण प्रभाविता की बात करते हैं। अपूर्ण प्रभाविता जिसमें हमें कुछ अलग रंग दिखाई देता है और अलग लक्षण प्राप्त होता है। हम देखते हैं अलग अलग कलर के पुष्प होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दो किस्म के पुष्प लेते हैं। एक जनक पीढ़ी जिसका पुष्प का रंग लाल है, दूसरा श्वेत पुष्प जिसके पुष्प कैसा है, श्वेत है। उसे हम उसके गुणसूत्र को कितना लेते हैं, अलील को स्मॉल आर में लेते हैं। अब जब इन दोनों का क्रॉसिंग कराते हैं तो फर्स्ट पीढ़ी पर हमें क्या प्राप्त होगा, अपूर्ण प्रभाविता है, ये प्रभाविता का नियम नहीं है। तो यहाँ पर एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर हुआ। तो यहाँ पे हमें कौन से लक्षण दिखाई देने चाहिए, यहाँ पर हमें क्या लक्षण दिखाई देनी चाहिए, या तो लाल या तो सफ़ेद। अगर प्रभाविता का नियम होता तो वो लाल दिखाई देता, क्योंकि कैपिटल आर जो रहता है प्रभावी रहता है। परंतु अपूर्ण प्रभाविता में ये तीसरा लक्षण दिखाई देता है जो गुलाबी रंग का होता है। इसी को कहते हैं हम अपूर्ण प्रभाविता। अब अगर F2 पीढ़ी में अगर इसको देखें तो इसे हम क्रॉस कराते हैं। F2 पीढ़ी जैसे एक स्मॉल आर लिया और एक कैपिटल आर लिया, ठीक है। इधर भी हम एक स्मॉल और कैपिटल आर लेते हैं। अब इसमें अगर हम टाइप को बांटे, ठीक है, क्रॉस करवाते हैं, तो पहले वाले में दो कैपिटल आर, दूसरे वाले में एक कैपिटल एक स्मॉल, तीसरे वाले में भी एक कैपिटल एक स्मॉल, और चौथे वाले में दो स्मॉल प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पर एक फिनोटाइप में देखें तो लाल, गुलाबी, श्वेत तीनों का 1:2:1 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि भाई हम किसको, जीन को देख रहे हैं। तो जीन में दो प्रकार के क्या होंगे, गुलाबी होंगे, ठीक है, और एक क्या रहेगा, लाल, और एक सफ़ेद। तो ये जीनोटाइप को बताता है। फिनोटाइप, जीनोटाइप में हम ये देखते हैं कि कौन दो बार है, गुणसूत्र कौन समान है, उसमें रंग को नहीं देखते, जीन को देखते हैं। तो स्मॉल आर वाला दो है और कैपिटल आर स्मॉल आर वाला एक एक है, जो मिक्स है वो एक है। तो इस तरीके से हम फिनोटाइप और जीनोटाइप इन दोनों का भी अध्ययन करते हैं। अब तीसरा आता है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता में दोनों ही एक समय में व्यक्त होता है, जिसे F1 फिनोटाइप के जनकों में देखा जा सकता है। मतलब दोनों के लक्षण उस पीढ़ी पर दिखाई देंगे। इसे हम अक्सर देखते हैं कि ब्लड ग्रुप हमारे शरीरों का या जीवों का या तो ए रहता है, या तो बी रहता है, या तो ओ रहता है। अक्सर ये देखते हैं ना, या तो ब्लड ग्रुप ए रहेगा, या तो बी रहेगा, या तो ओ रहेगा। तो जैसे कि गुणसूत्र की बात करें, IA, ठीक है, और दूसरा हुआ IB, ये एक का गुणसूत्र है, ठीक। IA और IB प्रभावी शर्करा का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है ये? और I जो है वो स्मॉल आई वाला अप्रभावी है, ये शर्करा का उत्पादन नहीं करता, ठीक है। अब इन दोनों का अगर क्रॉसिंग कराते हैं तब क्या होगा, जैसे IA और स्मॉल आई है, तो इसमें IA अभिव्यक्त होगा क्योंकि वो प्रभावी है, ठीक है। IB में B क्या होगा, प्रयुक्त होगा क्योंकि वो प्रभावी है। लेकिन IA और IB दोनों में क्या अभिव्यक्त होगा, तो दोनों अभिव्यक्त होंगे, दोनों ही दिखाई देगा, अर्थात उसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, AB रहेगा। तो इसी को कहते हैं हम सह प्रभाविता, ठीक। क्या कहते हैं हम इसे, सह प्रभाविता। तो जनक से अलील और दो जनक से अलील दोनों से लेते हैं A और B से, और आपस में क्रॉसिंग कराएं तो AB प्राप्त होगा। मतलब इसमें दोनों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो उसका ब्लड ग्रुप ना A रहेगा ना B रहेगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा।
ठीक है। अब जनक में आई और ए लेते हैं तो क्या रहेगा, उसका ब्लड ग्रुप ए पाया जाएगा, क्योंकि ए क्या है, प्रभावी है। ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ए रहेगा। देखिए क्रॉसिंग में आया भी है। ठीक है, लेकिन यदि उसका ब्लड ग्रुप ठीक आई और पी के साथ कराते हैं और आई के साथ कराएं तब क्या होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, आई और आई के साथ कराएं तो अप्रभावी रहेगा। ठीक है, और उसका ब्लड ग्रुप कैसा आ जाएगा, ओ आ जाएगा, क्योंकि ना ए रहेगा ना बी, तो उस समय क्या रहेगा, ओ हो जाएगा। तो दोनों जीनों में यही वंशागत के लक्षण पाए जाते हैं और यही आधार है वंशागत का, क्योंकि इसी के आधार पर जब एक लक्षण को लिए थे तो एक था, अब हम दो जनकों को वंशागत की करेंगे, मतलब एक क्रॉस जिसमें एक बार में हम दो लक्षणों को शामिल हो करेंगे। एक संकर क्रॉस में हम एक लक्षण लिए थे, अब दो संकर में हम दो लक्षणों को लेंगे। जैसे एक बीज गोल और पीला है, कैसा है, गोल और पीला है। ठीक है, एक बीज, ठीक, किसी भी पौधे का या मटर का पौधे का, उसका बीज कैसा है, गोल और कैसा है, पीले रंग का है। और वहीं एक दूसरा बीज लेंगे हम, ठीक है, जो बीज क्या रहेगा, झुर्रीदार और हरा रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, झुर्रीदार और हरा रहेगा। ठीक, अब इसमें देखो दो लक्षण है, गोल पीला भी है और झुर्रीदार हरा भी है, झुर्रीदार भी और हरा भी है। एक झुर्रीदार है और एक गोल है, एक पीला है और एक हरा है। दोनों के एक एक युग्मक ले लेते हैं। दोनों के युग्मक क्या करेंगे, एक का कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक का स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अगर इस पीढ़ी 1 में देखें तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल आई, तो ये क्या आएंगे, गोल पीले आएंगे, क्योंकि जो कैपिटल वाले हैं वो क्या रहते हैं, प्रभावी रहते हैं। अब इन्हें चेकर बोर्ड के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। ये आपको पता ही कि क्या है, प्रभावी है। ठीक है, गोल पीले काम करते हैं। तो गोल पीले का अगर चेकर बोर्ड हम बनाएं, आपस में इसी को संकलित कराएंगे, तो सबसे पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर के साथ क्या रहेगा, कैपिटल वाई आएगा, फिर कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई आएगा, फिर स्मॉल आर के साथ क्या आएगा, स्मॉल वाई आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 4 लक्षण दिखाई दे रहे होंगे। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई है, और एक बार स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई है, एक बार स्मॉल आर है कैपिटल वाई है, एक बार आर कैपिटल है और वाई स्मॉल है। अब इनके दोनों को अगर क्रॉसिंग कराएं तो पहले पीढ़ी पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आर आर और वाई वाई, मतलब दोनों कैपिटल है। दूसरे पर एक स्मॉल आर है और दूसरा वाई वाई। तीसरे पर भी अगर देखते हैं तो 2 कैपिटल, एक स्मॉल वाई और एक कैपिटल वाई। तीसरे पर देखिए तो एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। इसको अगर पूरे को इसी तरीके से हम बनाते चले जाएं, ठीक है, तो याद रखिए जो कैपिटल वाला है वो क्या रहता है, वो प्रभावी रहता है, और जो स्मॉल वाला है वो क्या रहता है, अप्रभावी। अब अगर सेकंड लाइन में देखिए तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई का स्मॉल आर और कैपिटल वाई के साथ क्रॉसिंग करा रहे हैं, तो पहले वाले में देखो ठीक आया, दूसरे वाले में कैपिटल स्मॉल आर और डबल वाई आया। ठीक है, और चौथे पर देखेंगे तो क्या आएगा, 2 स्मॉल आर आएंगे और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई आएगा। तीसरे के साथ कैसे क्रॉस कराते हैं तो भी हमें वही लक्षण प्राप्त होगा। भाई उनके जो संख्या है उसे लिखना है। ठीक है, कैपिटल आर आएंगे, उसके बाद 2 क्या आएंगे, कैपिटल आर आएगा और स्मॉल वाई आ जाएंगे। चौथे का कैपिटल आर स्मॉल आर और 2 स्मॉल वाई आएगा। चौथे के साथ क्रॉसिंग कराते हैं तो हमें एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई प्राप्त होगा। दूसरे में 2 कैपिटल स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई प्राप्त होगा। चौथे में अगर हम देखते हैं तो 2 स्मॉल आर और 2 स्मॉल वाई प्राप्त हुआ। अब तुम्हें पता है कि कैपिटल जो है वो प्रभावी है
और स्मॉल जो है वो अप्रभावी है। तो इस तरीके से बीज प्राप्त हो रहे हैं आपको। देखिए झुर्रीदार कितने प्राप्त हो रहे हैं, गोल वाले कैसे प्राप्त हो रहे हैं, और एक जो अलग से कैसे प्राप्त हो रहे हैं, जो अलग लक्षणों को लिया हुआ है। ठीक, तो गोल और पीले जो होंगे वो 9 हैं, गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए। गोल हरे जो हैं वो 3 हैं, झुर्रीदार पीले हैं वो 3 हैं, ठीक, और एक झुर्रीदार हरा जो है सबसे नीचे लास्ट वो 1 है। तो इस तरीके से फिनोटाइप का अनुपात अगर देखें तो 9:3:3:1 आता है। ये फिनोटाइप है भाई, मतलब देखने में ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर जीनोटाइप में बीजों के रंग की बात करूं तो 9 + 3 = कितने हो गए, 12, और 3 + 1 = कितने हो गए, 4। मतलब टोटल इसमें 3:1, 4 × 12 होता है, तो 3:1 पाया जाएगा, ठीक है। ये उनके रंगों का आधार होता है। गोल वाले का कितना है, 9 + 3 = कितना हुआ, 12। झुर्रीदार 3 + 1 = कितना हुआ, 3:1। तो बिल्कुल एकल संकर जैसा ही क्रॉस हुआ था, लेकिन ये द्विसंकर क्रॉस था। तो इस प्रकार से इसमें द्विसंकर क्रॉस होता है। अब एक जीन की वंशका गतिकी के आधार पर हम एक जीन के वंशागतिकी के आधार पर हम मेंडल के प्रयोगों के एक जीन की वंशागतिकी को देखेंगे कि एक जीन वंशागतिकी किस प्रकार की होती है और इसकी क्रियाशीलता कैसे होती है और ये कार्य किस तरीके से करता है। तो लक्षणों की मैंने बात किया था, तो एक लक्षण था प्रभावी विशेषक और दूसरा लक्षण जो था वो क्या था, अप्रभावी विशेषक था। बीज का कैसा था, बीज का आकार क्या था, एक गोलाकार था और एक झुर्रीदार था। अब यदि इन दोनों के आधारी संरचना में बीजों का रंग देखूं तो एक पीला था और एक क्या था, हरा था, ठीक है। फूलों का रंग देखूं तो एक बैंगनी प्रभावी होती है और सफ़ेद अप्रभावी होती है। फली का आकार देखूं तो फूली हुई प्रभावी होती है और सिकुड़ी हुई क्या रहती है, अप्रभावी होती है। फली का रंग देखूं तो हरा प्रभावी होता है और पीला अप्रभावी होता है। पुष्प की स्थिति देखूं तो अक्षी प्रभावी होती है, अतल्य जो अंतरिक जिसे कहते हैं वो अप्रभावी होता है। तने की ऊंचाई देखूं तो लंबा प्रभावी होता है और बौना अप्रभावी होता है। तो ये 7 लक्षण हैं जो मेंडल ने अपने प्रयोग में किए थे। जैसे लंबा पौधा और बौना पौधा दोनों का अगर हम क्रॉसिंग कराते हैं तो हमें क्या होगा, संकरित लंबे पौधे प्राप्त होंगे, ठीक है। ये F1 पीढ़ी होगी इनकी। अभी जो प्रयोग किया उसी के आधार पर, जो मेंडल ने प्रयोग किया था उन्हीं के आधार पर ये मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार से ये प्राप्त होगा, ठीक। और इनकी संरचनाओं के आधार पर ही हम इसे और रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तो लंबा पौधा F2 पीढ़ी पर प्राप्त कैसे होगा, 3 लंबे और एक बौना पौधा प्राप्त होता है, ठीक है। ये किस में प्राप्त होता है, ये F2 पीढ़ी यानी दूसरी जनरेशन में प्राप्त हुई। पहली जनरेशन में तो हमें अलग ही प्राप्त हुई थी, अब ये दूसरी जनरेशन की बात किया। तो ये एक संकर क्रॉस था। कारक मतलब फैक्टर क्या क्या माने थे मेंडल ने, कौन कौन से कारक थे जिसके आधार पर इन्होंने अपने प्रयोग को किया था। याद रखिए एक फादरी थे, इन्होंने गार्डन में पूरे प्रयोग किए। तो एक क्रॉस जो कि एक लक्षण विपर्याय, दो विपरीत एक एक लक्षण को विशेषकों को एकल जोड़े में शामिल कर दिया, उसे उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने इसे नाम दिया था एकल संकर क्रॉस कहलाता है।
आमतौर पे एकल संकर क्रॉस का उपयोग एलील के बीच प्रभावी संबंध को क्या करता है, वो निर्धारित करता है और इसी के आधार पर वंशागत की होती है। एफटी में लंबे और बौने पौधे जो माता पिता के समान थे, उनमें सम्मिश्रण भी दिखाई दिया था। इसका अर्थ यह है कि सभी संतानें लंबी या बौने थी, कोई भी बीच की ऊंचाई की नहीं थी। ये भी इससे स्पष्ट होता है। और समयुग्म की और विषम युग्म की किसे कहते हैं? देखो, ये समयुग्म की जिसमें दोनों युग्मक क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे हम समयुग्म की कहते हैं, यानी होमोजाइगस कहते हैं। विषम युग्म की जिसमें दोनों युग्मक क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, उसे हम विषम युग्म की या हेट्रोगेमस जाइगस कहते हैं। अब पुनेट का वर्ग का नियम आता है। यह एक ब्रितानिकी अनुवांशिकीविद रेजनाल्ड सी पुनेट ने विकसित किया था। यह एक आरेख अनुवांशिकी संकरण प्रयोगों में संततियों के सभी संभव जीनोटाइप की गणना करने के लिए माना था। उन्हें गणना करने के लिए इसे क्या किया था, बनाया था। किन्होंने? पुनेट ने। पुनेट का नियम आता है, अक्षर याद रखिए। पुनेट के वर्गीय समीकरण या उसके नियम को बताइए। तो जैसा कि हमने प्रयोग किया था, एक पौना होता है और एक लंबा पौधा होता है। लंबा को हम क्या मानते हैं, कैपिटल टी, और पौना को हम मानते हैं स्मॉल टी। तो F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ था? तो F1 पीढ़ी में हमें जो प्राप्त हुआ था, उसी के आधार पर पुनेट का नियम था। तो सबसे पहले दो कैपिटल टी, ठीक है, और एक तरफ क्या रखेंगे, स्मॉल टी रखेंगे तो कैपिटल टी रखेंगे, कैपिटल टी रखेंगे तो कैपिटल टी ही आएगा। परंतु हम क्या रखते हैं, स्मॉल टी, ताकि हम क्रॉसिंग करा सकें। तो जब भी हम क्रॉसिंग कराते हैं तो स्मॉल टी और कैपिटल टी प्राप्त हो रहे हैं। इसमें पहले के साथ कराए तो भी, दूसरे के साथ कराए भी, दूसरे का पहले के साथ कराए तो भी, और दूसरे का दूसरे के साथ कराए तो भी हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से इसकी आधारी संरचना एक एलील के रूप में हमें प्राप्त होती है, और यही एलील हमें एक अनुवांशिकी लक्षण का आधार देती है, जिसे पुनेट का नियम कहते हैं। पुनेट ने इसी के आधार पर प्रयोग किया था। उन्होंने इन दोनों के जब क्रॉसिंग कराया, और क्रॉसिंग में इस तरीके का रिजल्ट जो आया, अभी जिस प्रकार आया था, उसी प्रकार से उन्हें परिणाम जो प्राप्त हुआ, तो उन्होंने फिर F2 पीढ़ी निकाली। वो तो हो गई कौन सी, F1 पीढ़ी। अब उसी के आधार पर उन्होंने उन दोनों के जो क्रॉसिंग प्राप्त हुए थे, उन्हें आपस में संकृत, सेल्फ यानी स्वपरागण कराया, स्वसंकृत कराया। तो स्वसंकृत कराया तो सबसे पहले वाले में कैपिटल टी आया, दूसरे में एक स्मॉल एक कैपिटल टी आया, फिर दूसरे के पहले में कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आया, फिर दूसरे के दूसरे में क्रॉसिंग कराया तो स्मॉल टी प्राप्त हुए। तो फिनोटाइप तो लंबा और बौना का अनुपात था, ठीक है। तो इसमें भैया एक लंबा एक बौन, तीन क्या थे, लंबे थे, और एक क्या था, बौना था। तो इसे फिनोटाइप का अगर अनुपात देखें तो कितना आना चाहिए, 3:1 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ना, 3 लंबे, क्योंकि कैपिटल टी हमेशा क्या रहता है, प्रभावी रहता है, और स्मॉल टी हमेशा अप्रभावी रहता है, ठीक है। अब जीनोटाइप की अगर मैं बात करूं, तो जीनोटाइप में थोड़ा सा बदल जाता है। जीनोटाइप के लक्षण भी थोड़े बदल जाते हैं, क्योंकि हम उसमें जीन देखते हैं, उसके आकार को नहीं देखते कि जीन किस प्रकार के थे। हम उसकी आकृति के आधार पर उसकी गणना नहीं करते, बल्कि जीन के आधार पर उसकी गणना करते हैं। जैसे दो स्मॉल टी, तो ये बौना मटर का मतलब ये समयुग्मक है, क्योंकि दोनों युग्मक क्या है, समान है। कैपिटल टी, दोनों युग्मक समान है, परंतु एक कैपिटल और एक स्मॉल, इसमें दोनों युग्मक समान नहीं है। तो
परीक्षार्थ संकरण, जब उन्होंने इसके आधार पर संकरण किया तो इस प्रयोग में प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव अप्रभावी पौधे के संकरण किया जाता है, ना कि स्वपरागण जैसा पिछले प्रयोगों में किया था। परीक्षार्थी जीव के क्या किया था, जीनोटाइप निर्धारण हेतु संकरण के संततियों का विश्लेषण किया जा सकता है। मतलब संततियों के आधार पर पता किया जा सकता है कि उनके जो जनक थे उसमें किस प्रकार के लक्षण थे, और उन्हीं के आधार पर हम फिनोटाइप और जीनोटाइप को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर फिनोटाइप ज्ञात है तो जीनोटाइप अज्ञात होगा, तो उसकी गणना कर सकते हैं। या जीनोटाइप ज्ञात है तो फिनोटाइप की भी हम गणना कर सकते हैं। तो इस तरीके से परीक्षार्थ में हमें ये एक अनुनाद क्या होता है, एक मतलब एक ऐसा रिजल्ट प्राप्त हो जाता है, परिणाम प्राप्त हो जाता है, जिसके आधार पर हम इनके नियमों की व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। और जैसे कि देखिए, दो रंग है, सफ़ेद और गुलाबी, दोनों का हम क्रॉसिंग कराएंगे तो दोनों में कौन प्रभावी होगा, डिपेंड ये करता है, एक स्मॉल है और ये कैपिटल है। तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि दोनों में क्या आने वाला है। भाई दोनों में वही आएगा, सेम सेम, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल आएगा। परंतु इन दोनों का हमें ये भी ज्ञात करना है, फिनोटाइप और जीनोटाइप अज्ञात है तो जीनोटाइप को भी हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। हमें ये देखना होगा कि इन दोनों में से प्रभावी कौन है, क्योंकि जो प्रभावी रहेगा उसी का लक्षण दिखाई देता है, और ये प्रभाविता के गुण को फॉलो करता है। मतलब प्रभाविता के लिए मैंने आप लोगों को जो नियम बताया है कि वह गुण, वह जनक या वह एलिमेंट जो दूसरे के गुणों को दबाता है वो प्रभावी है, और जो खुद दब जाता है वो अप्रभावी है। तो इसी का मैं स्वसंकरण कराता हूँ, मतलब एक कैपिटल डब्लू और एक स्मॉल डब्लू का। तो मुझे देखो अलग अलग प्रकार की पीढ़ी प्राप्त होती है, और इस पीढ़ी के अंतर में अलग अलग लक्षण प्राप्त होते हैं। तो इसमें 4 प्राप्त हुए, 4.0 हुआ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें आप देखोगे तो कितना आएगा, 2:2 का अनुपात आएगा। मतलब इसमें लक्षण अलग पाएंगे, और इन्हीं के आधार पर इन्हें वर्गीकृत करके बांटा गया है। अर्थात एक समयुग्मकी में प्रभावी है, ठीक है, जो समयुग्मकी है, यानी युग्मक उसके क्या है, समान होते हैं, जबकि दूसरा जो रहता है वो क्या है, विषम युग्मकी है, जिसके युग्मक जो है वो समान नहीं होते। अर्थात युग्मक समान नहीं होंगे तो उसके लक्षण भी समान नहीं होंगे, सबके अलग लक्षण रहेंगे, बस डिपेंड करता है कि वो प्रभावी है या अप्रभावी, और उसी के आधार पर इनके लक्षणों की क्या होती है, गणना होती है। तो इस तरीके से इन प्रयोगों के आधार पर मेंडल के वंशागति के नियम को अगर देखें कि क्या क्या हमें प्राप्त हुए, तो सबसे पहले आया प्रभाविता का नियम, दूसरा जो स्वतंत्र अफयन का नियम या वियोजन का नियम कहते हैं, तीसरा स्वतंत्र अफयन का नियम कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने 2 नियमों को जाना, एक प्रभाविता का नियम और दूसरा वियोजन का नियम, और तीसरा हमने देखा स्वतंत्र अफयन का नियम। अर्थात प्रभाविता के नियम में हमने एक कारक को लिया, एक जिन को लिया, ठीक है, एक लक्षणों को लिखा, जिसमें एक प्रभावी था और दूसरा क्या था, अप्रभावी, और इन्हीं प्रभावी और अप्रभावियों के आधार पर हमने इसका क्या किया, प्रयोग किया, जिसमें प्रभाविता और अप्रभाविता के लक्षण समाहित रहे, और इसी के आधार पर हमने इसकी क्या की, गणना किया, और हमें एक अलग F1 और F2 पीढ़ी दोनों में जीनो और फिनोटाइप को देखा। तो आज के लिए आप सभी को आई होप समझ में आया होगा मैंने जो समझाया, ठीक है। तो अगले वीडियो में
हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे, स्वतंत्र अभियान और अलग अलग चीज़ों की जानकारी लेंगे। आपको इतना, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप सभी को समझ में आया होगा।